नमस्कार दोस्तों। साइंस is an important part of our everyday life, even more so than we notice. From our fancy gadget to the technologies we cannot live without it. It is all the gift of science and technology. जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट माध्यम, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, से गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। भारत रत्न से पुरस्कृत, रूस के लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम विश्व पटल पर रखा, आज उन्हीं के बारे में एक हम परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच में हैं डॉक्टर अरविंद पाल जी, जो ऐसी महान शख्सियत के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। थैंक यू वीर बहादुर। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं उनके बारे में कुछ जानने की, उनके जो भी रिसर्च हैं उनके जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड था, कैसे उन्होंने रिसर्च को इंडिया में प्रमोट किया। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर सीवी रमन को, जिनको चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता जी का नाम पार्वती था। अगर हम इनकी बात करें, इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो इनका पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर और मैथमेटिक्स के भी प्रोफेसर था। उस टाइम साइंस का जो फैकल्टी था वो फिजिक्स और मतलब मैथमेटिक्स दोनों को लेता था। आजकल तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेक्चरार या प्रोफेसर, तो इनके पिताजी मैथ और फिजिक्स दोनों के लेक्चरार थे। तो इनकी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये इनके यहाँ फैमिली में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। तो ये बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर जी के सीवी रमन जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में आप बताइए। सीवी रमन के बचपन के बारे में अगर बात की जाए तो इनका बचपन जो है वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता थे, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत ही महत्व था। तो क्योंकि इनके पिताजी प्रोफेसर लेक्चरार थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, तो इनकी पढ़ाई लिखाई का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। ये बचपन में ही बहुत तीव्र बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास कर लिया था और 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इंटरमीडिएट को पास कर लिया था। और ये बहुत ही अच्छे नंबरों से इन्होंने ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 11 वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में। ये तो अपने आप में मायने तो रखता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम और इस टाइम को अगर टोटल देखा जाए तब भी कुछ ही स्टूडेंट हैं जो 11 वर्ष की आयु में भी एक IIT में एक प्रोफेसर हुए, वो भी कम एज में ही हाई स्कूल पास कर लिया। अच्छा, ये मैंने सुना था कि इन्होंने BA किया था। BA करने के बाद, जबकि आपकी BA जो होता है वो अलग साइड से होता है, इससे आर्ट साइड होता है। BA के बाद इन्होंने MSc की थी। नहीं, एक्चुअली उस टाइम जो डिग्री प्रोवाइड की जाती थी वो MSc या BSc नहीं होती थी। अच्छा, उस टाइम जो डिग्री थी वो BA इन मैथमेटिक्स, BA इन या MA इन मैथमेटिक्स। अभी आपका जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ वर्षों तक अभी भी BA की ही डिग्री प्रोवाइड की जाती थी, BSc नहीं वहाँ चलता था। अच्छा। तो पहले भी BA था, BA ही की डिग्री ही प्रोवाइड की जाती थी। अब वो चेंज होकर BSc एंड MSc कर दिया गया है। अच्छा, 1904 में इन्होंने BA कर लिया था। हाँ, 1904 में इन्होंने BA कर लिया था और हायर एजुकेशन के लिए फर्दर अपने मद्रास चले गए थे और वहाँ इन्होंने MSc की डिग्री 1907 में। और इन्होंने MSc की डिग्री विद गोल्ड मेडलिस्ट के साथ में ली थी। ये मतलब उन 14 स्टूडेंट में थे और उन 14 स्टूडेंट में ये टॉपर थे। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके ये अब जैसे इन्होंने MSc की डिग्री ले ली, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब, डॉक्टर सीवी रमन जी ने जब MSc की तो उसके बाद उन्होंने कहीं नौकरी भी की। मैंने सुना था कि उन्होंने सरकारी नौकरी की। उनके करियर के बारे में कुछ बताइए। अगर सीवी रमन जी के करियर के बारे में बात करें तो
उनके कुछ जो टीचर थे वो ये चाहते थे, इनके पिताजी से वो मिले और उनके टीचर चाहते थे कि इनको इंग्लैंड में हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाए, परंतु सीवी रमन जी का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं रहता था, तो इनके पिताजी चाह कर भी उन्हें इंग्लैंड नहीं भेज पाए। और उस टाइम की अगर हम बात करें देश में, उस टाइम साइंस का इतना कोई महत्व नहीं था हिंदुस्तान में, साइंस का उतना महत्व नहीं था, तो ये उतना रुझान साइंस की तरफ यहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी डेवलप नहीं थी इंडिया में, तो इनका रुझान भी उतना नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम जो भी हमारा देश जो आज़ाद तो हुआ नहीं, तो हुआ था, तो उस टाइम जो ये सर्विस थी वो बेस्टली मोस्टली डिपेंडेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो इन्होंने क्या किया, उसमें अप्लाई किया, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में इन्होंने अप्लाई किया, और उस परीक्षा में इनका जो पोजीशन थी वो फर्स्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन नौकरी दोनों कब आने थी कि रेडी? तो इन्होंने इंडियन अकाउंट सर्विस, उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें इन्होंने सर्विस ज्वाइन कर ली, और उसमें ये सहायक लेखा अधिकारी के पद पे ये वहाँ पे अपॉइंट हो गए, कोलकाता में अपॉइंट हो गए। बट इनका उतना मन तो लगता नहीं था, तो ये जब भी इनके पास टाइम मिलता था तो ये घर में अपने साइंस की लैब एक बना रखी थी, उसमें अच्छा, काम करते थे। क्या बात है। और धीरे धीरे इनका रुझान जो था, जब भी इनके पास टाइम मिलता था ये उसी की तरफ आते जाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपनी गाड़ी से या जो भी इनके पास व्हीकल होगी उसके थ्रू ये आ रहे होंगे, तो एक लैब पड़ी फिजिक्स की लैब में, ये उसकी तरफ ये वहाँ मतलब रास्ते से जा रहे थे, उनको जा रहे थे, इन्हें लगा कि यहाँ कुछ है, क्योंकि उन्हें देखा जाए, तो कुछ साइंस के, क्योंकि ये विद्यार्थी थे, तो इन्होंने कहा कि उसकी तरफ मूव कर गए। तो वहाँ देखा इन्होंने, क्या ये तो कि अनुसंधान लैब है, कोई लेबोरेटरी है जहाँ पे साइंस से रिलेटेड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। हाँ, तो उस जनरली लैब का था इंडियन एसोसिएशन कल्टीवेशन ऑफ साइंस की लैब थी। तो वहाँ पे ये जब भी इन्हें, फिर इन्होंने एक अपना रूटीन बना लिया था, तो जब ये आते थे जॉब के लिए तो घर से 7 बजे निकलते थे, तो ये 2-3 घंटे सवेरे लैब में देते थे, शाम में भी लैब में देते थे, और जब भी इनके पास टाइम होता था संडे सैटरडे को ये लैब में ज़्यादातर वहाँ पहुँच जाते थे, और वहाँ पर इन्होंने फिर अपनी जो भी रिसर्च थे उनको कंटिन्यू करने लगे। मतलब रविवार को भी प्रयोगशाला में अपना सारा हाँ हाँ, इनका जो लाइफ है ज़्यादातर इनकी प्रयोगशाला में ही गुजरती थी। अच्छा, ये 1917 में इन्होंने शायद नौकरी छोड़ दी थी जहाँ पे पहले काम करते थे। हाँ, इंडियन अकाउंट सर्विस में इन्होंने 1917 में जॉब छोड़ दी, और इन्होंने जो लैब थी फिजिक्स लैब उसी को ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद में इनके पास एक चांस मिला, उसके बाद में इन्होंने उसको भी रिजाइन कर दिया, और एक न्यूली अपॉइंटेड एक कॉलेज था वहाँ पे इन्होंने एज ए प्रिंसिपल वहाँ जॉब करने लगे। इनका ये मानना था कि अगर हम इससे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होंगे तो हमारा रिसर्च का है वो कंटिन्यूस होता रहेगा, क्योंकि इन्हें रिसर्च में बहुत ही दिलचस्पी है। अच्छा, ये तो हो गई एक छोटी सी समरी हो गई। अब इनके लाइफ के बारे में आते हैं, इनकी शादी कैसे हुई। और मैंने सुना था बहुत ही रोमांचकारी घटना थी उस समय जब इन्होंने अपनी शादी की थी, तो इनकी पत्नी का भी नाम शायद लोक सुंदरी था। इसके बारे में मैंने पढ़ा था और हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी थे। देखो, लाइफ में शादी तो लगभग 90% लोगों की हो ही जाती है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर रहता था, ऐसे इन्हें भी। तो ये वहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा एक लड़की है जो बहुत अच्छा बीड़ा बजा रही है, संगीत बजा रही है, संगीत में इनकी भी रुचि थी, तो इन्होंने देखा और मोहित हो गए। तो इन्होंने क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा क्यों ना इस लड़की के माँ बाप से मिला जाए, डायरेक्ट लड़की से ना मिलके डायरेक्ट माता पिता। तो इन्होंने इनके माता पिता से मिले, और माता पिता से मिले तो माता पिता तो एग्री थे, क्योंकि लड़का जो है वो कमा रहा था, गवर्नमेंट जॉब भी थी, तो इनके भी पेरेंट्स को कोई इशू नहीं था, और लड़की के भी पेरेंट्स को कोई इशू नहीं था, तो दोनों की शादी हो गई। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर ये कोलकाता आ गए और अपनी विधिवत पूर्वक ज़िंदगी बिताने लगे। बट इनके साथ सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि इनकी पत्नी इन सब चीज़ों में, रिसर्च के चीज़ों में इनका बहुत सहयोग करती थी, उनकी तरफ से इन्हें कोई शिकायत नहीं। अच्छा,
क्या बात है। अच्छा, सरकारी नौकरी से विज्ञान की जो जो रुझान था इनका, जैसा कि आपने बताया इनकी जो बीवी थी इनका पूरा पूरा सहयोग करती थी, तो आगे इन्होंने क्या क्या किया डॉक्टर साहब ने, सॉरी प्रोफेसर साहब ने, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। जैसे मैंने सुना था कि बाद में ये करते करते जहाँ पे काम कर रहे थे फिर वहाँ से छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे ही दिया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक्चुअली क्या इन्होंने एक वही साइंस लैब जो थी उसमें डॉक्टर अमृतलाल ने इसकी स्थापना की थी, तो वहीं पे अपना रिसर्च काम स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में एक न्यूली अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे इन्होंने प्रधानाचार्य का काम किया और फिर उस काम को ये कंटिन्यू करते रहे टिल रिटायरमेंट तक। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1900 आई थिंक 17 में 17 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कह दिया, अपनी सरकारी नौकरी को अलविदा कर दिया। उसके बाद में ये आईएससी बंगलोर के डायरेक्टर भी रहे आई थिंक 1934 में, और इन्होंने आईएससी बंगलोर में अपनी सेवाएं दी। अच्छा, मैंने जैसा कि लेख में हमारे पास में है, मैंने सुना था कि जो नए कॉलेज में इन्होंने ज्वाइन किया था जिसका नाम था साइंस कॉलेज ऑफ भौतिक शास्त्र, शायद ऐसे कुछ था, तो उसमें आईएससी बंगलोर जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वो देश के जितने भी प्रतिभावान छात्र थे उनको उन्होंने सबको एकत्रित किया एक जगह, ऐसा था? नहीं, एक्चुअली 1934 में आईएससी बंगलोर की जो ये डायरेक्टर थे, तो होता क्या, प्रतिभावान हम कह सकते हैं जैसे आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस होती है उस टाइप के नाम नहीं पहले हुए होंगे मेरे अंदाज से। तो इन्होंने जो भी इंटेलिजेंट लोग थे इन्होंने गैदरिंग की वहाँ आईएससी बंगलोर में, और वहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहे, जिससे क्या साइंस एंड रिसर्च में हिंदुस्तान में हो रहा है उसके बारे में जान लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले संबोधन किया था, दर्शकों में बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब इन्होंने भी पीएचडी कर रखी है तभी डॉक्टर साहब हैं, और इन्होंने फिजिक्स से टॉपिक चुना और फिजिक्स के ऐसे महान वैज्ञानिक को चुना। मैं इनसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि रमन इफेक्ट, जिनका जो रमन इफेक्ट अब हमने भी पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट रमन जी के नाम से ही है। ये रमन इफेक्ट होता क्या है? जनरली रमन इफेक्ट क्या है, जब लाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होता है, पड़ता है, तो इंसिडेंट होने के बाद में उसकी क्या हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है। इस फंडामेंटल को ही रमन इफेक्ट कहते हैं। तो जनरली उसमें दो फंडामेंटल थे। जनरली उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तब बोले, तब भी वो आज भी उस चीज को माना जाता है कि 3 टाइप की लाइन होती थी। एक वो लाइन जिनकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती, मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट उस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ी आउटपुट में वही वेवलेंथ मिली, इसको बोले थे रमन इफेक्ट, रमन लाइन। और उसके बाद में दो टाइप की वेवलेंथ है, इसमें वेवलेंथ कम हो जाती है, एक में वेवलेंथ बढ़ जाती है, इसको बोलते थे स्टोक लाइन्स एंड एंटी स्टोक लाइन। क्या बात है। तो उस टाइम ये कॉम्पटन इफेक्ट के बाद में आई थिंक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इन ऑप्टिक्स के केस में उस टाइम। उस टाइम। अच्छा, ये इनको जब आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और मैंने ये शायद 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उस समय जो विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जिनके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, उन्होंने रिकमेंड किया था प्रोफेसर साहब को सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार देने के लिए, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज मिला, और उस टाइम जो वैज्ञानिक थे, नील्स बोर थे, रदरफोर्ड थे, ये ज्यूरी मेंबर थे उस नोबेल प्राइज कमेटी के। इन्होंने रमन के नाम को मतलब लगभग कौन कौन ये नील्स बोर थे, रदरफोर्ड थे, केबी थे, यूजन थे, ये और सारे बहुत सारे जो फेमस साइंटिस्ट थे जो कमेटी में थे, इन्होंने इनके नाम को रिकमेंड किया था। अच्छा, मैंने सुना था कि भारत की राजनीति में अब जानते हैं कि अगर कोई इतनी बड़ी महान शख्सियत हो जाता है तो भारत का जो एक बहुत बड़ा पद है जिसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, इनको शायद मैंने सुना था इनको प्रस्ताव दिया गया था, तो इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्ताव दिया गया था उस टाइम की जो भी सरकारें थी, बट इन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और इन्होंने उस पद के लिए अपने आप को सुटेबल नहीं समझा और इन्होंने मना
ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो नेता आप देख रहे हैं ना कि छोटे मोटे हाँ। पद के लिए आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। ऐसे महान लोगों के लिए तो ये पद कोई बड़ी चीज नहीं। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि डॉक्टर सीवी रमन जी को भारत रत्न, जो भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार है, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार से उनको नवाजा गया था, और उसके बाद में रूस का शांति लेनिन पुरस्कार है, उससे भी इनको नवाजा गया था। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। 1954 को भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा और 1957 में रूस ने इन्हें शांति के लेनिन पुरस्कार से नवाजा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस टाइम के लिए, क्योंकि आई थिंक ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। एशियन थे, आई थिंक ये फर्स्ट एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला। और ये कह सकते हैं ये प्रथम नॉन वाइट थे जिनको ये उस टाइम जो है वो नोबेल प्राइज मिला। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इन्होंने अपने एक कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, RRI के नाम से जाना जाता है इसे। चलते चलते में हम ये कहना चाहते हैं दर्शकों को, जो रमन सर ने बोला था, किसी महान इंसान को संतुष्ट होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसे काम करने की ज़रूरत है, तभी वो किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। थैंक यू।